पोल्यूशन की वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। प्रोसेस फूड की वजह से आजकल हम लोग रेडीमेड फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेस, कुरकुरे, नमकीन, या फिर पैकेज फूड जो होता है, प्रोसेस फूड होता है, यानी जो कंपनी से निकल के आता है और जिसमें एक्सपायरी डेट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से कंटिन्यूस स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, कि हमारे जीवन में स्ट्रेस आजकल का हिस्सा बन गया है। और 70% से ज़्यादा फिजिकल इलनेस जो है वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है। उसकी वजह से और एक तकलीफ हो रही है कि नींद इनकम्प्लीट होती है। हमें अगर प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है तो वो भी हमारे सेल्स को डैमेज करता है। केमिकल एक्सपोजर बढ़ गया है आजकल, हम लोग देखते हैं सभी जगह पे केमिकल। जैसे अगर हम लोग कोई भी फूड खाते हैं, इवन तो हम लोग हेल्दी फूड खाते हैं या हेल्दी फूड जिसको हम समझते हैं, जैसे हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो ये हेल्दी फूड में कंसिडर होता है। लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आजकल इंजेक्शंस, केमिकल से पकाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। इवन दूध, पनीर, ये सब चीज़ों के बारे में आजकल आपने सुना ही होगा कि जिसमें केमिकल का इतना सारा इस्तेमाल हो रहा है कि कई बार दूध में दूध तो होता ही नहीं है लेकिन केमिकल होता है। अभी ये चीज़ हम लोग नोइंगली या अननोइंगली खा रहे हैं। हमें लगता है कि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन हेल्दी फूड भी आजकल केमिकल से युक्त है। उसके अलावा हम लोग कई सारी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो ऑलरेडी केमिकल वाली है। जैसे हम लोग बाहर का खाना खाते हैं या फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, तो उसमें कई बार उसको अच्छे से दिखना चाहिए, इसके लिए कुछ कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कई सारे कलर्स ऐसे होते हैं कि जो फुल्ली केमिकल बेस्ड होते हैं। तो कई बार उसको सॉफ्टनेस लाने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, कई बार उसको अच्छा दिखने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा टेस्ट लाने के लिए भी कई सारे केमिकल एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हम लोग कई सारी ऐसी हेल्दी चीजें खा रहे हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हेल्दी है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए या तो उसकी चमक बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो केमिकल युक्त हैं। और डे बाय डे हम लोग केमिकल ज्यादा से ज्यादा इंटेक करते जा रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि आजकल हम लोगों को किडनी फेल्योर, कैंसर, ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं जो पहले इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी। आज से 20-25 साल पहले का अगर आप पीरियड अगर आप याद करते हैं, तो ना डायबिटीज इतना कॉमन था, ना किडनी फेल्योर, ना कैंसर, यानी जो आजकल बड़ी बीमारी के रूप में दिखाई दे रहा है, ये सारी बीमारियां आज से 20 साल पहले उतनी मात्रा में मौजूद नहीं थी या इतनी मात्रा में दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि ये सारे जो वजह है, रीजन है, जो मैंने जैसे बताया कि पॉल्यूशन, केमिकल युक्त खाना, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। उसके अलावा अ, हम लोगों को कई बार आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी आजकल देखने को मिलती है। जैसे अच्छे अच्छे घर के लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी खाने के लिए तो ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, यानी सारी चीजें खा रहे हैं जो न्यूट्रिशनल या हेल्दी फूड जिसको कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों का विटामिन D3 कम है, विटामिन B12 कम है, हीमोग्लोबिन कम होता है, कैल्शियम कम होता है। ऐसे कई सारे लोग हम लोग देखने को मिलते हैं आजकल हमें। और आपने भी अपने घर में या आसपास के लोगों में देखा होगा, कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे में कुछ विटामिन की कमी होती है या कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है। इन सब वजहों से हमारा सेल्यूलर एजिंग फास्ट होता है, यानी जो सेल्स हमारे 60 साल पे डैमेज होने चाहिए थे, वो आजकल 35 और 40 साल में ही डैमेज होने लगे। और इसके लिए आजकल हम लोग देखते हैं कि यंग एज में भी लोगों को हार्ट अटैक आने लगे हैं, यंग एज में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायतें शुरू होने लगी है, जो कि पहले बुढ़ापे की बीमारियां कहा जाता था। यानी एजिंग प्रोसेस या तो ओल्ड एज की बीमारियां जिसको हम कहते थे, जैसे डीजनरेटिव चेंजेस, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है, ये हम लोग कहते थे कि नॉर्मल ये 50-60 साल के बाद में शरीर के घिसने की प्रक्रिया है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो 25-30 साल, 35 साल के लोग भी आते हैं, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, साइटिका, स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां होती हैं। 35-40 साल में लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायतें शुरू होने लगी हैं। तो ये सब जो है, ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी अंदरूनी ताकत कम हो जाती है। यानी हमें थकावट का एहसास होना, थोड़ा एक्सर्शन होता है तो हम थक जाते हैं, थोड़ा हम लोग कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें थकान का महसूस होता है, या तो एकदम से जैसे एनर्जी हमारी निकल गई हो ऐसा महसूस होता है। या फिर हमारी जो बीमारियां हैं वो बहुत ही लंबा चलती है, यानी आमतौर पे जो 8-15 दिन में ठीक होने चाहिए, ऐसी बीमारियां भी हमें
महीनों महीनों तक ठीक नहीं होती है। अभी ये सब के वजह क्या है तो वो तो हमने देखी, लेकिन ये किस तरह से के काम करता है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, तो वास्तव में होता क्या है? तो क्या लीवर डायरेक्ट फेल हो जाता है, किडनी डायरेक्ट फेल हो जाती है, या हार्ट डायरेक्टली उतना 80% 90% ब्लॉकेजेस हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। ऑल ऑफ ए सडन कोई भी बीमारी आती नहीं है आमतौर पे। वो धीरे 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 एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्रोसेस या उसकी विधि चलते रहती है। अभी सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा शरीर बनता कैसे है। तो हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, उसको हम सेल कहते हैं, कोश। यानी शरीर का सबसे छोटा हिस्सा यानी सेल। कई करोड़ों सेल्स जब इकट्ठा होते तभी एक शरीर बनता है। अभी ये सेल्स जो होते हैं वो हर एक अवयव में उसका अलग अलग तरीका होता है निर्माण होने का या उसका फंक्शन करने का। जब कई सारे सेल इकट्ठा होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं जिसको पेशी कहते हैं। और कई सारी पेशी है यानी कई सारे टिश्यूज जब इकट्ठा होते हैं तब ऑर्गन बनता है, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स है। तो ऑर्गन्स का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? सेल यानी कोश। तो सबसे पहले कोई एक कोश में खराबी पैदा हुई, कोई एक सेल अगर डैमेज हुआ, तो फिर बाद में वो धीरे धीरे अपने आजू बाजू के सेल को डैमेज करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एक आम की टोकरी लाते हैं, मैंगो का एक अगर आप 4-5 डजन का बॉक्स लेके आते हैं, उसमें अगर एक मैंगो भी अगर खराब होता है और आपने वो मैंगो को बॉक्स में ही रहने दिया, तो धीरे 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 वो बॉक्स के बाकी के उसके नजदीक के पहले मैंगो खराब होने लगते हैं, फिर बाकी के, इस तरीके से पूरा बॉक्स धीरे धीरे खराब हो सकता है, पूरे सारे मैंगो सड़ जाते हैं। देखा है आप लोगों ने? बस यही प्रक्रिया हमारे सेल्स में होती है। यानी सेल पहले एकादा खराब होता है, फिर उसके आजू बाजू के जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे उसकी असर के से खराब होने लगते हैं। उसके बाद में और वो संख्या बढ़ते जाती है। जब कई सारे सेल खराब हो जाते हैं तो वो वहां का टिश्यू खराब होने लगता है। और कई सारे टिश्यूज जब खराब होते हैं तभी जाकर के ऑर्गन खराब होता है। यानी लिवर फेल, किडनी फेल की हम जो बात करते हैं, ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता है। ये स्लो प्रोसेस होता है, रेगुलर प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो अगर आपके सेल अगर हेल्दी होंगे तो आपके टिश्यूज हेल्दी होंगे, आपके टिश्यूज हेल्दी होंगे तो आपका ऑर्गन हेल्दी होगा, आपका ऑर्गन हेल्दी होगा तो आपकी सिस्टम हेल्दी होगी। जैसे अगर किडनी हेल्दी है तो आपकी यूरिनरी सिस्टम हेल्दी है, लिवर हेल्दी है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा, आपका लंग्स हेल्दी है तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी है, अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आपकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्दी है। यानी अगर ऑर्गन डैमेज होता है तो सिस्टम खराब होती है, और सिस्टम खराब होती है तभी जाकर के पूरे शरीर के ऊपर उसका असर होता है। तो हमें आइडियली बीमारी को ठीक करना है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि किडनी फेल हो गया या लिवर फेल हो गया या हार्ट अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली आपको हार्ट को आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिवर किडनी को नहीं, पहले आपको सेल को रिपेयर करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेल को रिपेयर करने के लिए मॉडर्न साइंस में या एलोपैथी मेडिसिन में कोई सिस्टम नहीं है। वहां पे केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी अगर आपको कोई बीमारी के लक्षण है, बीमारी को भी ठीक नहीं किया जाता है, बीमारी के लक्षण का इलाज किया जाता है। जैसे आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी की दवाई दी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी, अगर आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहे तो थायराइड की दवाई दी आप, अगर आपका लिवर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है या बीपी बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है तो उसकी दवाई दी। लेकिन शुगर क्यों बढ़ा हुआ है? पेनक्रियास का फंक्शन वीक हो गया है। क्योंकि पेनक्रियास का फंक्शन क्या है? इंसुलिन का निर्माण करना। अगर पेनक्रियास ठीक से इंसुलिन निर्माण करेगा तो नेचुरली हमारा शरीर का शुगर नॉर्मल रहेगा, क्योंकि वो इंसुलिन निर्माण करना हमारे शरीर का काम है। लेकिन जब इंसुलिन ठीक से निर्माण नहीं होता है, शुगर लेवल बढ़ जाती है, तो बाहर से मेडिसिन दी जाती है। अब मेडिसिन क्या काम करती है? मेडिसिन आपका शुगर लेवल तो कम कर देता है, लेकिन आपके पेनक्रियास का फंक्शन को एक्टिवेट नहीं करता है। उसी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर तो कम किया जाता है, लेकिन हार्ट का पंपिंग पावर बढ़ाने के लिए उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। इसके लिए जब तक आप दवाई लेते हैं आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, आपका थायराइड नॉर्मल है, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। यानी केवल दवाई से वो आपका सिस्टम को मैनेज किया जाता है,
उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाता। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपके सिस्टम को हेल्दी करना पड़ेगा। सिस्टम को हेल्दी करने के लिए ऑर्गन को हेल्दी करना पड़ेगा। ऑर्गन को हेल्दी करने के लिए टिश्यूज को हेल्दी होना जरूरी है। और टिश्यूज हेल्दी रहने के लिए सेल का हेल्दी रहना जरूरी है। यानी अगर सेल अगर हेल्दी है तो आपका टिश्यू हेल्दी होगा, आपका ऑर्गन हेल्दी होगा, आपकी सिस्टम हेल्दी होगी, तो फिर आपका शरीर हेल्दी होगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं या बीमारी आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीमारी की जड़ को ठीक करने के बजाय केवल उसके लक्षणों को ही ठीक किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को? मैं आपका इंटरेक्शन नहीं देख सकता हूँ मोबाइल की वजह से, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगता होगा और समझ में भी आता होगा। अभी स्टेम सेल्स जो होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि स्टेम सेल्स का काम क्या होता है। जो ह्यूमन स्टेम सेल्स है उसका काम सेल्फ रिन्यूअल का होता है। वो खुद का रिन्यूअल करते हैं अपने ही आप। वो सेल को रिपेयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं, रीग्रो करते हैं। तो ये नॉर्मली ह्यूमन स्टेम सेल्स का ये काम होता है। वो रिपोर्ट्स वो रिपेयर करते हैं, यानी अगर जो डैमेज हुआ है, जो सेल बराबर से काम नहीं करते, उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। उसका रिन्यूअल करते हैं, यानी उसको फिर से जो नए सेल पैदा होंगे वो भी रिपेयर हुए, यानी अच्छे हेल्दी सेल्स जनरेट होते हैं। ये नॉर्मली ह्यूमन स्टेम सेल्स का काम है। वो रिजुविनेट करते हैं, यानी जैसे हम लोग पूर्ण जीर्णोद्धार कहते हैं ना, जैसे कोई पुराना बिल्डिंग हो या पुराना मंदिर वगैरह होता है तो उसका जीर्णोद्धार किया जाता है। यानी हम लोग नॉर्मली हमारा बिल्डिंग में भी अगर 25-30 साल हो गए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से रिपेयरिंग करते हैं। उसका बाद पुराना प्लास्टर निकाल करके फिर उसको नया प्लास्टरिंग करते हैं, कलर करते हैं, ताकि उसकी लाइफ और एक्सटेंड हो जाए। तो यही प्रक्रिया स्टेम सेल करता है। स्टेम सेल्स जो पुराने सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, उसको हटा करके नए सेल्स को जनरेट करता है। पुराने सेल का कार्य बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। उसके बाद में वो सेल्स का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, ताकि वो सेल की प्रतिकार शक्ति अच्छी रहे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसकी कार्यक्षमता अच्छी रहे। क्योंकि हमारे शरीर का अवयव की कार्यक्षमता सेल पर निर्भर है। अगर सेल ठीक से काम करता है तो अवयव ठीक से काम करेंगे। अवयव ठीक से काम करते हैं तो शरीर के बाकी के हिस्से यानी पूरा शरीर अच्छे से काम करेगा। तो इस तरीके से ये बेसिकली स्टेम सेल का काम होता है, रिपेयरिंग, रिजुविनेट, रीग्रो और रिवाइव। अभी जो प्लांट स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? अभी देखिए, प्लांट स्टेम सेल्स जो हैं, अभी जैसे कुछ साइंटिस्ट ने कई सालों के रिसर्च वर्क में देखा कि कई सारे पेड़ ऐसे हैं कि जो 100-100 साल तक जीते हैं। तो उनको ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्या है इसमें कि जो 100-100 साल तक ये पेड़ जीते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो पर्टिकुलर पेड़ के, उनके जो प्लांट के जो स्टेम सेल्स होते थे, वो स्टेम सेल्स उनको मदद करते उनके सेल्स को रिपेयर करने में और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। अभी जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, या तो बहुत तेज धूप है, उसके बावजूद भी कुछ पेड़ डट के रहते हैं कई सालों तक, क्योंकि उनकी अंदर की ताकत अच्छी है। तो उसी प्रकार से उन्होंने देखा कि ऐसे सेल्स जो ट्रीज होते हैं, उनको कुछ भी डैमेज होता है तो वो उसको तुरंत से रिपेयर कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सटेंड होती है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग भी बिल्डिंग को जब भी प्लास्टर वगैरह करते, कलर काम करते, तो उसकी लाइफ और 10 साल बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अगर हम रेगुलर इंटरवल पे अगर वो बिल्डिंग को रिपेयर करते रहे तो बिल्डिंग की लाइफ एक्सटेंड होती जाती है। बस उसी प्रकार से प्लांट स्टेम सेल्स जो है वो प्लांट की यानी ट्रीज की लाइफ एक्सटेंड करते हैं। तो ये उन्होंने रिसर्च वर्क के बाद में देखा कि जो प्लांट स्टेम सेल्स होते हैं वो उनके सेल्स को रिपेयर करते हैं, वो ट्रीज के जो सेल्स है उसको रिपेयर करते हैं, उसको रीग्रो करते हैं और उसको उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। अभी उनके दूसरी जो खासियत होती है, एक तो उसमें ना ग्रोथ फैक्टर होता है। जो ग्रोथ फैक्टर की वजह से क्या होता है कि उनका विकास होते रहता है, यानी ग्रोथ होते रहती है। यानी ये केवल रिपेयरिंग काम नहीं करते हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ का भी एक्टिविटी बढ़ाते हैं। उसके बाद में उसमें सेल्फ रिन्यूअल, जो स्टेम सेल्स होते हैं वो एक के दो, दो के चार, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। तो उनका सेल्फ रिन्यूअल यानी हमारे शरीर में एवरीडे वेयर एंड टेयर होता है।
रोज पुराने कोश मरते हैं, नए कोश पैदा होते हैं, पुराने मरते हैं, नए पैदा होते हैं। ऐसा सभी जीवंत जितने भी अस्तित्व है, जिसको हम लाइफ कहते हैं, तो वो लाइफ में सभी में ये मौजूद होता है कि एवरी डे वेयर एंड टेयर होते रहता है। तो हमारे शरीर में भी क्या होता है, पुराने जो सेल हैं वो मर जाते हैं, नए पैदा होते हैं, ये निरंतर होते रहता है। लेकिन अगर नए पैदा हुए सेल अगर वो ठीक से काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो हमारे शरीर की अवयवों की कार्यक्षमता कम होने लगती है। यानी रोज 100 कोष मरते हैं, 100 पैदा होते हैं, लेकिन जो नए पैदा होते हैं वो अगर सक्षम ना हो, उसकी स्ट्रेंथ अगर बराबर ना हो, तो धीरे धीरे उसका वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाता है, उसका फंक्शनिंग एबिलिटी कम होने लगता है। और उसी को हम लोग एजिंग कहते हैं। यानी हम लोग कहते हैं कि 50 साल पे जितनी एनर्जी है 60 साल में और कम हो जाती है, 70 में कम होने लगती है, तो हम इसको एजिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो वास्तव में एजिंग प्रोसेस यानी क्या है, हमारे सेल्स की कार्यक्षमता धीरे 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 कम होने लगती है। तो वो सेल्फ रिन्यूअल जो प्लांट स्टेम सेल्स में मौजूद है, उसके अलावा उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं ना, उसको विथस्टैंड करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो खड़े रह सकते हैं। जैसे कई सारे ट्रीज आपने देखे होंगे कि एकदम जोरों का तूफान आता है लेकिन वो गिरते नहीं है। और कुछ पेड़ होते हैं वो तुरंत से गिर जाते हैं। जहाँ तेज हवा चलती है या तेज बारिश होती है, तो कुछ पेड़ जो है वो तुरंत से गिर जाते हैं, या कुछ सालों में उसका धीरे धीरे जड़ से उखड़ करके गिरने के प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन जो मजबूत रहेंगे, वो ऐसे कितने ही तूफान आए, कितनी ही हवा आए, लेकिन वो उनका जो लाइफ है वो एक्सटेंड होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कई बार उसकी वजह से उसकी लाइफ ज्यादा एक्सटेंड होती है, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। यानी इतने तूफानों के बावजूद भी उनमें तकलीफ नहीं होती है, या उनको वो अपनी जगह पर से या अपना जो फंक्शन है वो फंक्शन से हटते नहीं है। तो अगर हमारा शरीर भी अगर अंदर से मजबूत हो, तो फिर हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी अगर रहेगी, तो हमें भी बीमारी आने की संभावना कम होती है। और इसके लिए आपने देखा होगा, कोविड के पीरियड के दौरान जिनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी थी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जिनकी प्रतिकार शक्ति कम थी वो लोग बीमार हो गए, या कई बार आईसीयू में भी उनको एडमिट करना पड़ा। तो अगर आपकी अंदरूनी ताकत मजबूत है, तो आप कोई भी खाओ पियो कुछ भी करो, आपको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी अंदरूनी ताकत कमजोर है, तो प्रतिकार शक्ति कम है, तो आप कितना भी उबला हुआ पानी पियो, घर का ही खाना खाओ, उसके बावजूद भी आप बीमार रहते हैं। और अगर आपकी अंदरूनी ताकत मजबूत है, तो आप कुछ भी खाना खाओ, कैसे भी हवा में रहो, कैसा भी पानी पियो, लेकिन फिर भी आप हेल्दी रहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को, खास करके स्लम एरिया के लोग हैं या तो लेबर क्लास के लोग हैं, वो लोग पूरा दिन भर धूप में काम करते हैं, लेकिन उनको सनस्ट्रोक नहीं लगता है, उनको उल्टियां नहीं होती है, उनका बीपी बढ़ नहीं जाता है, उनको एसिडिटी नहीं होती है। लेकिन हम लोग थोड़ी देर धूप में चले गए तो कई बार पेशेंट आते हैं कि मैं तो सिर्फ 15 मिनट धूप में था, लेकिन मेरा सर दर्द इतना हो रहा है, माइग्रेन इतना हेडेक हो रहा है कि मुझे वॉमिटिंग होने लगी है। तो ये दिखा रहा है कि हमारी अंदरूनी ताकत कम है। तो अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए मतलब ये जो प्लांट स्टेम सेल्स है वो क्या काम करते थे वो ट्री के लिए, ताकि वो जो भी तूफान आता है, आंधी आती है, उसमें भी वो सस्टेन कर सकते हैं। और उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि उसको पोषण देने का भी काम करते हैं, उसकी प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं। और इस तरीके से वो कैसे भी वातावरण हो, कैसे भी हवामान हो, उसमें वो अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, टिका के रख सकते हैं, और अपना दीर्घायुषी यानी अपनी लॉन्ग लाइफ भी वो लोग अच्छे से पसार कर सकते हैं। तो ये सारे गुण प्लांट स्टेम सेल्स में वैज्ञानिकों को देखने को मिले। और उसके बाद में फिर उन्होंने आगे जो कुछ चीजें उसकी मदद से जो भी उन्होंने प्लांट स्टेम सेल्स डेवलप किए, जिसका इस्तेमाल आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों को देने के लिए, उनकी बीमारियों से उनको बचाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अभी ये जो प्लांट स्टेम सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, जब हम हमारे शरीर में जब ये प्लांट स्टेम सेल्स अगर हम लोग लेते हैं, ये इंजेक्ट नहीं करना होता, ये मुंह के जरिए ने खाना होता है हमें, या लेना गिलना होता है। तो ये जो हमारे शरीर में जाते हैं तो कैसे बदलाव लाते हैं, एक तो ये प्लांट स्टेम सेल्स हैं, तो ये ह्यूमन स्टेम सेल्स में कन्वर्ट नहीं होते। जो प्लांट स्टेम सेल्स है वो ह्यूमन स्टेम सेल्स में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन
ये ह्यूमन सेल्स को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी वो ह्यूमन स्टेम सेल्स जो हैं उनका कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, उनमें रिपेयरिंग प्रोसेस करते हैं, उनको रीग्रोथ करने में मदद करते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उनके जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा करके फ्री रेडिकल्स के सामने वो मुकाबला कर पाए, इस तरीके से उसको फायदा कर पहुंचाते हैं। क्योंकि प्लांट स्टेम सेल्स में कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो मतलब आम इंसान को उसके ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि वो फाइटोकेमिकल्स जिसकी मदद से हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी बढ़ती है, हमारा न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रहता है, और हमारे अवयवों की कार्य क्षमता सुधरती है, और हमारा न्यूट्रिशनल लेवल बैलेंस रहता है। तो ये इस तरीके से उसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स हैं। उसके अलावा ये जो है ये हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे अभी अचानक गर्मी हो गई, अचानक ठंडी, अचानक बारिश, या कंटिन्यूअसली एटमोस्फियर डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हमें एकदम से तकलीफ होने लगती है। कई बार सडनली बारिश आ जाती है, सडनली धूप आ जाती है, तो हम लोग डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। तो अगर हमारी अंदर की ताकत मजबूत है तो हमें ये डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। तो ये जो प्लांट स्टेम सेल्स हैं वो हमारी अंदरूनी ताकत को मजबूत करते हैं, यानी हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे स्टेमिना को, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, हमारी वाइटलिटी को, यानी हमारे शरीर में जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल को इंप्रूव करने के लिए भी ये काम में आते हैं। और जो सेल्स रिपेयर हो, मतलब डैमेज हो रहे हैं, उसको रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। और उसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऐसी मात्रा में होते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, टॉक्सिन्स को कम करते हैं, यानी हमारे शरीर में जो विषारी द्रव्य बन रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, केमिकल की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान के गलत तरीकों की वजह से कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस शरीर के बाहर निकल जाने चाहिए, लेकिन जब वो निकलते नहीं हैं तो वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जब घूमते हैं और जो ऑर्गन में जाकर के वो अटकते हैं वहां पे वो ऑर्गन को वो डैमेज करते हैं। तो इसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करने का काम ये प्लांट स्टेम सेल्स करते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्लांट स्टेम सेल्स जो है वो नेचुरल प्रोटेक्टर है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। इसमें जो उसके जो गुण हैं प्लांट स्टेम सेल्स में, जिसमें कुछ पॉलीफिनोल्स होते हैं, कुछ फ्लेवोनॉइड्स, ये केवल आपकी जानकारी के लिए, अगर आप बाद में गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बहुत सारे, जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो ये फ्रूट्स में ये सारी चीजें होती है, वेजिटेबल्स में ये सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ और हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आजकल हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, केमिकल बेस्ड है, दवाइयाँ छिड़की हुई है, इंजेक्शन मारा हुआ है, कलर लगाया हुआ है। तो उसकी वजह से जो हमें बेनिफिट मिलने चाहिए हेल्थ के वो नहीं मिलते हैं। तो ये प्लांट स्टेम सेल्स में वो सर्टन पॉलीफिनोल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम कहते हैं कि हमें ये विटामिन की कमी है, वो विटामिन की कमी हो जिसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो वो सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। उसके अलावा कुछ उसमें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल्स को रिपेयर करने का काम और रीग्रोथ करने का काम करते हैं। और इस तरीके से ओवरऑल ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये सेल को रिपेयर करते हैं और एंटी एजिंग का काम करते हैं, यानी उम्र के हिसाब से जो भी बदलाव आते हैं तो उसको रिवर्स करने का काम या तो उसको ठीक करने का काम ये सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स और बाकी सारे कंपाउंड्स करते हैं। अभी कई सारे लोगों में ये प्रश्न होता है कि हम लोगों के शरीर में एजिंग प्रोसेस क्यों होता है, या तो हम जिसको कहते हैं कि उम्र का असर होने लगा है, बुढ़ापे का असर होने लगा है, तो ये क्यों होने लगता है। तो उसके जो महत्वपूर्ण वजह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी क्या, आप जब भी एप्पल पूरा होता है, एप्पल को जब भी आप काटते हैं और थोड़ी देर तक आप एप्पल को ऐसे ही खुले में रख देते हैं तो क्या होता है, एप्पल का जो व्हाइटिश कलर जो होता है वो धीरे धीरे ब्राउनिश होने लगता है, ब्लैकिश होने लगता है। इवन आप केला भी अगर स्लाइस करके अगर आप केले को भी रखते हैं तो केला भी काला पड़ने लगता है। इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन जैसे फ्रूट्स में होता है या वेजिटेबल्स में होता है वैसे हमारे शरीर में भी हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है
जिसकी वजह से हमारे सेल डैमेज होते हैं, ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है और हमारी एजिंग प्रोसेस फास्ट होने लगती है। यानी जो बीमारियां या जो हमारा शरीर का फंक्शन 60 साल पे होना चाहिए वो 40-45 साल पे हो जाता है। यानी 40-45 साल पे हमें बुढ़ापे का असर होने लगता है या लो एनर्जी का असर महसूस होने लगता है। जॉइंट पेन और बाकी सब शिकायतें शुरू होती है। कई सारे लोग कहते हैं हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी है, रिंकल्स आने लगे, कोई एंटी एजिंग क्रीम है क्या, रिंकल्स कम करने का क्रीम है क्या। क्रीम तो ऊपर से काम करेगा लेकिन अंदर का क्या। अगर आपके सेल्स अंदर से डैमेज है तो वो रिंकल्स तो फिर से आएंगे। यानी जब तक आप क्रीम लगाएंगे तब तक आपका स्किन टाइट दिखेगा। इसके लिए कई सारे लोगों को आपने देखा होगा बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं। खास करके फिल्म इंडस्ट्री में तो ज्यादा 70 साल में भी उनको 50 साल जैसा दिखना है। बोटॉक्स का इंजेक्शन या स्किन टाइटनिंग इफेक्ट करते हैं तो वो आर्टिफिशियली ये सारे केमिकल का इस्तेमाल करके ये प्रोसेस करते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए। लेकिन अगर आपका शरीर के अंदर के सेल्स अगर डैमेज हैं तो ये सारी चीजें तो टेम्पररी काम में आएगी। जैसे आप पार्लर में जाते हैं, आपका ग्लो अच्छा दिखता है, 8-15 दिन के बाद में फिर वो ग्लो फिर से कम होने लगता है। वापस से आपको पार्लर में जाकर के फेशियल कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर से इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, केवल आपको बाहर से वो केमिकल और वो क्रीम का इम्पैक्ट है। आपका स्किन टाइट दिखा, आपका स्किन में ग्लो दिखा, अंदर तो कचरा भरा पड़ा है। तो जब तक वो अंदर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होता है, ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, तब तक आपका एजिंग प्रोसेस कम नहीं दिखेगा। तो ये जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे धूप में, छाव में, खाने पीने की वजह से, उसकी वजह से असर होता है। इन्फ्लेमेशन, सूजन। हम लोग, कई सारे लोग कहते हैं कि मैं कहीं पे भी हाथ लगाऊंगा तो मुझे दर्द महसूस होता है। तो ये दर्द जो है दबाने पर होता है। या कई बार गले में सूजन आ जाती है, कई बार पेट में सूजन आता है, जिसको हम लोग गेस्ट्राइटिस कहते हैं। तो आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, गेस्ट्राइटिस, कोलाइटिस। तो ये सारे आइटिस, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। तो ये आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें कई सारे ऐसे सब्सटेंस है जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। तो ये आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम लोग केमिकल का इस्तेमाल बढ़ते जा रहे हैं, पोल्यूशन है, पानी में शुद्धता नहीं है। तो इन सब की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा आ रहे हैं और ये टॉक्सिन्स जो हैं ये हमारी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। तो अगर समझो कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वो अंदर कहीं ना कहीं घूमते हैं और ऑर्गन में सेट हो जाते हैं और फिर वो ऑर्गन की बीमारियां हमें होती है। इसके लिए हमें आजकल किडनी फेल्योर वगैरह के केसेस, इवन कैंसर, कैंसर भी जो है वो केमिकल की वजह से ज्यादा होने लगा है। और किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर के केसेस, इवन केमिकल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मेडिसिन है। जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन है एलोपैथी की, वो सारी की सारी केमिकल बेस्ड है। और इसके लिए दवाइयों से किडनी फेल, लिवर फेल ये कॉमन है। और आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि टॉप 5 रीजंस या टॉप 10 रीजंस फॉर डेथ वर्ल्ड वाइड, इंसानों की जो मौत हो रही है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या वजह है। तो ये 10 वजह आप अगर सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि उसमें चौथे 5वें नंबर पे हैं डेथ ड्यू टू मेडिकेशंस। या तो गलत दवाइयों की वजह से, या गलत निदान की वजह से, या दवाइयों के ओवरडोसेज की वजह से। यानी जो लोग कई महीनों तक, कई सालों तक दवाइयां ले रहे हैं, इन लॉन्ग रन उसकी वजह से किडनी फेल होता है, लिवर फेल होता है। किडनी फेल होती है, डॉक्टर डायलिसिस करने को कहते हैं। जो मेन बीमारी है वो तो बाजू पर रह जाती है, दूसरी शिकायतों के ऊपर ट्रीटमेंट करना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली जो भी उसकी वजह से ह्यूमन का लाइफ स्पैन कम होने लगता है। तो ये स्लो पॉइजन का काम करता है दवाइयाँ। जितनी ज्यादा दवाइयाँ जाएगी लिवर किडनी को, उतना डैमेज होने की प्रक्रिया फास्ट होगी। तो 15-20 साल पहले इतनी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता था जितना आजकल होता है। और कई सारे लोग कहते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि दवाई लेंगे तो ही ठीक होंगे। लेकिन दवाइयों का इतिहास 400 साल पुराना है, लेकिन इंसानों का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। तो हजारों साल पहले जब भी इंसान बीमार होते थे तो किस तरीके से ठीक होते थे। तो ये ऐसे ही जड़ी बूटियों का और बाकी ऐसे इलाज करके ठीक होते थे। इवन आज भी आदिवासी लोग जो हैं, वो लोग, उनको कौन सी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। वो लोग तो दूर दराज जंगलों में या पर पहाड़ों पर रहते हैं।
वहां पे उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन वो केवल जड़ी बूटी और वनस्पति का इस्तेमाल लेकर के, यानी निसर्ग में से ही अपना इलाज कराते हैं, तो निसर्ग की चीजों का इस्तेमाल करके। लेकिन हमें लगता है कि दवाई से ही ठीक होता है। अगर ऐसा होता था तो लोगों को जिंदगी भर दवाई लेनी नहीं पड़ती थी, वो कुछ महीने के कोर्स के बाद में आपकी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें जिंदगी भर डायबिटीज की दवाई, थायराइड की दवाई, बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते ही रहनी पड़ती है। इवन सिर्फ लेते रहनी नहीं पड़ती है, दवाइयों के डोसेज भी बढ़ते हैं। पहले एक गोली से काम चलता था, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। पहले 12.5 मिलीग्राम से काम चलता था, अभी 25 मिलीग्राम। थायराइड के लिए देखेंगे तो कई सारे लोग कहते हैं कि मैंने शुरू किया था तो 12.5 मिलीग्राम से किया था, अभी मैं 150 मिलीग्राम की दवाई ले रही हूँ। यानी ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गया। 12.5 से 150, यानी 12.5 का 10 गुना होता है 125, तो उसका 12 गुना यानी 150 मिलीग्राम की दवाई हो गई। यानी आप सोचो कि कितनी दवाइयों का इम्पैक्ट बढ़ गया, कितनी दवाइयों की जरूरत बढ़ गई कुछ सालों के बाद में। बस ऐसे ही होता है डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए। आपने महसूस किया होगा कि स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे दवाइयां का डोसेज बढ़ते जाता है, इवन दो आप रेगुलर दवाई ले रहे हैं तो भी। तो ये जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं और शरीर के बाहर निकलते नहीं है, तो वो विषारी द्रव्य हैं, वो जहरीले हैं, वो हमारे शरीर के अवयवों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। उसके अलावा सेल्स को न्यूट्रिशन अगर कम मिलता है, जैसे हम लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसमें पोषक द्रव्य कम है, और जिसकी वजह से हमारा विटामिन कम है, कहीं पे शुगर, कहीं पे हमें कैल्शियम की कमी महसूस होती है, कहीं पे हीमोग्लोबिन की कमी कम महसूस होती है। तो ये सारी जो शिकायतें होती हैं वो इसी की वजह से, क्योंकि न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। लेकिन इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए प्लांट स्टेम सेल थेरेपी जो है वो फायदे कारक है, वो उसमें मदद रूप हो सकती है। अभी ये प्लांट स्टेम सेल थेरेपी क्या काम करती है और किस तरीके से उसका फायदा होता है, तो उसके जो महत्वपूर्ण फायदे हैं, जिसमें एक तो वो एनर्जी लेवल बढ़ता है, यानी हमारी अंदरूनी ताकत जो है, स्ट्रेंथ का लेवल बढ़ता है। ये हमारी स्किन को बेहतर बनाता है, यानी स्किन इंप्रूवमेंट होता है, स्किन का ग्लो बढ़ता है, स्किन का टाइटनिंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि इसमें कोलाजन जैसे कुछ फैक्टर्स मौजूद हैं। कोलाजन का काम है स्किन को टाइट रखना। तो हम लोग कहते हैं ना कि हमारी स्किन एकदम लूज हो गई है, रिंकल्स बढ़ रहे हैं, तो वो कोलाजन की कमी की वजह से होता है। तो इसके लिए बाहर से लोग कोलेजन इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या कोलेजन क्रीम वगैरह लगाते हैं, काफी महंगे होते हैं वो। लेकिन वो केवल बाहर से ही सप्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी काम करते हैं जब तक उसका प्रभाव है तब तक। लेकिन अंदर से अगर कोलेजन डेवलप हो गया तो आपको बाहर से कोई क्रीम या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है। ये आपके रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करता है, यानी अगर आप बीमार होते हैं तो बीमारी में से जल्दी ठीक होने के लिए काम करता है, क्योंकि ये आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाता है, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, जिसकी वजह से आपका रिकवरी पीरियड फास्ट होता है। उसके अलावा ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो जो लोग बार बार बीमार होते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जब भी कुछ ठंडा खा लेते हैं तो सर्दी खांसी या टॉन्सिल हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, या तो बार बार बुखार आना, बार बार एलर्जिक रिएक्शंस होना। तो ये सारी लो इम्यूनिटी का नतीजा है, प्रतिकार शक्ति की कमी की वजह से होता है। तो प्लांट स्टेम सेल्स के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये आपके एजिंग को सपोर्ट करता है, यानी हेल्दी एजिंग। यानी आपको 50-60 साल पे जो आपका एजिंग होना चाहिए वो 50-60 साल के हिसाब से ही होगा। 40 साल, 70-80 साल वाला एजिंग आपका 50 साल में नहीं महसूस होगा। यानी हेल्दी एजिंग के लिए, यानी आपके अवयव की कार्य क्षमता अच्छी रहेगी तो आपका एजिंग भी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट रेगुलर इस्तेमाल करने वाले लोग तो कहते हैं कि उनके स्किन का ग्लो बढ़ गया है, उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, यानी वो लोग 50 साल में 40 साल जैसा अनुभव करने लगे। यानी आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपकी वाइटलिटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और ओवरऑल इस तरीके से आपके पूरे शरीर में ये सुधारना होती है। तो इस तरीके से ये प्लांट स्टेम सेल काम करता है। जैसा मैंने बताया कि प्लांट स्टेम सेल्स है वो केवल हेल्थ के लिए नहीं लेकिन ब्यूटिफिकेशन के लिए भी काम में आता है, क्योंकि ये आपके स्किन का हाइड्रेशन बढ़ाता है। स्किन अगर मॉइस्चर स्किन का मेंटेन रहता है तो आपकी स्किन का ग्लो बना रहता है। आपने देखा होगा विंटर सीजन में क्रैक्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, फिर हम लोग वैसलीन लगाते हैं, पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, कई सारे कोल्ड क्रीम लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में
हाइड्रेशन की कमी होती है, वाटर इनटेक कम होता है, जिसकी वजह से ये होने लगता है। तो हाइड्रेशन इंप्रूव करने का काम ये प्लांट स्टेम सेल्स करते हैं, जिसकी वजह से स्किन का नेचुरल मॉइस्चर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से नेचुरल ग्लो मेंटेन रहता है। ये स्किन का इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। अगर स्किन का इलास्टिसिटी कम हो गया तो स्किन लूज हो जाती है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि सेगो आईज, ऐसा आंख के नीचे भी एकदम ऐसे जैसे कि झुर्रियां पड़ गई या तो स्किन लटक रही है, ऐसा महसूस होता है। तो ये इलास्टिसिटी स्किन की जब लूज हो जाती है उसका नतीजा होता है। उसके अलावा प्लांट स्टेम सेल्स की वजह से रिंकल्स वगैरह कम दिखते हैं, यानी स्किन का आपका नेचुरल ग्लो, स्किन टाइटनेस महसूस होती है। उसके अलावा ये बाहर के हवामान का जो असर होता है, आजकल आप लोग टीवी में ऐड देखते हैं, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाओ, रात को ये क्रीम, दिन में ये क्रीम, बारिश के लिए ये क्रीम। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सटर्नल है, तो वो टेम्पररी असर करती है, वो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देती है। लेकिन जब आपका नेचुरली अंदर से जब भी आपको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो सेल्स को सर्कुलेशन मिलना चाहिए, वो अगर मिलता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो नेचुरली वो आपके जो स्किन है वो जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उसको विस्टैंड कर सकती है। तो ये प्लांट स्टेम सेल की मदद से मौजूद होता है या पॉसिबल है। स्टेम सेल्स, प्लांट स्टेम सेल्स जो है वो हमारी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट इंप्रूव होते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, और इंटरनल ऑर्गन्स के कार्य क्षमता बढ़ती है। तो अपने आप जो शरीर की बाकी की प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से करने लगती है, जो भी उसका पाचन करने का काम है, जो उसका डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, सर्कुलेशन का काम है, ये सारा ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड है। और अगर ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर की कार्य क्षमता अच्छी रहती है। जब ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं तो फिर हमें एक एक तकलीफ आना शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लगती है, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा खाना खा लिया तो पेट हेवी हो जाता है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कोई कहता है कि मुझे हेडेक की शिकायत है, कोई एसिडिटी की शिकायत कंप्लेंट करता है। तो ये सारी शिकायतें जो है वो अंदर के अवयव ठीक से काम नहीं कर पाते, तभी हो सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसका काम है फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करना, यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करना, कचरे को बाहर निकालना। अनवांटेड जो कचरा है, टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालने का काम ये करता है। ये जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। कैंसर होने का एक महत्वपूर्ण जो वजह बताई गई है, फ्री रेडिकल्स बहुत मात्रा में होना, एसिड लेवल बढ़ जाना, यानी सेल्स में एसिडिटी बढ़ जाती है, वहां पे कैंसर सेल्स ग्रो होते हैं। और तीसरी वजह बताई गई है ऑक्सीजन की कमी। जो सेल्स में ऑक्सीजन कम पहुंचता है वो सेल्स जो है वो कैंसरस सेल्स में ग्रो होते हैं, कैंसर सेल्स में पनपते बनते हैं। प्लांट स्टेम सेल्स जो है वो सेल्स का कम्युनिकेशन, यानी जो भी वो सेल्स में इंटरेक्शन होना चाहिए वो इम्प्रूव करता है। टिश्यू की रिकवरी करता है, यानी टिश्यू जो डैमेज हो रहे हैं किसी वजह से तो उसका रिकवरी के काम प्लांट स्टेम सेल करता है। ये स्ट्रेस को कम करता है और इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम करता है। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट जो हैं वो हमें प्लांट स्टेम सेल्स की मदद से मिलते हैं। और अगर देखा जाए हेल्थ के जो मुख्य पिलर्स है, ये तो एक एक पिलर हुआ। जो 5 पिलर सेल्यूलर हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण बताए गए हैं उसमें एक है हेल्दी वाटर, यानी आपका पानी अच्छा होना चाहिए। हम लोग आजकल प्यूरिफायर लेते हैं, आरओ सिस्टम लगवाते हैं, लेकिन वो हेल्दी वाटर नहीं है, वो केवल प्यूरिफाइड है। पानी को शुद्ध करने के लिए काम में आता है, लेकिन उसके जो औषधीय गुण होने चाहिए वो हमें उसमें मिलते नहीं है। तो पानी में औषधीय गुण के लिए अल्कलाइन वाटर और हाइड्रोजन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कलाइन वाटर में नेचुरल मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स जो हैं वो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, एंटी एजिंग का काम करते हैं। लेकिन आजकल हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें क्लोरीन ज्यादा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट ज्यादा होता है। आरओ की वजह से उसके सारे मिनरल्स को निकाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बोन में डीजनरेशन ज्यादा होना, डीकैल्सिफिकेशन या ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती है। 40 साल में ही हड्डियां 60 साल जैसी कमजोर होने लगती है। ये आरओ के वाटर का नतीजा है। यानी जो लोग कुएं का पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, वो लोग ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि उनको नेचुरल मिनरल्स मिल रहे हैं, उसमें से नेचुरल अल्कलाइन प्रॉपर्टी मिल रही है। तो अल्कलाइन वाटर और हाइड्रोजन वाटर ये हेल्दी वाटर में कंसीडर किया जाता है। गंगा का पानी जो है वो आप सालों तक पानी भर के रखो,
उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, उसमें जीवाणु पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि गंगा का पानी अल्कलाइन पानी है। तो अगर अल्कलाइन पानी पिया जाता है तो वो हमारे शरीर को हेल्थ देने का काम करता है। तो जिनको भी अल्कलाइन वाटर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मुझे बाद में कांटेक्ट कर सकता है। आज हमने टॉपिक मेनली प्लांट स्टेम सेल पर फोकस किया है, इसके लिए मैं ज़्यादा अल्कलाइन वाटर के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिनको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अल्कलाइन वाटर, प्लांट न्यूट्रिशन, ऐसी दो तीन चीज़ें अगर आप कंबाइन कर लो तो आपका पूरा शरीर रिजुविनेट हो सकता है। तीसरी चीज़ बताई गई है ऑक्सीजन। एक तो मतलब हेल्दी वाटर, दूसरा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जैसे मैंने कहा कि आजकल हम लोग जो खा रहे हैं वो सब केमिकल बेस्ड है। तो अगर हेल्दी न्यूट्रिशन एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हेल्दी रहने के लिए। तीसरी चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग बाहर से तो जितना ऑक्सीजन है वही, फिर वो पॉल्यूशन का प्रभाव हो या कुछ भी हो, वो उतना ही रहने वाला है, वो हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन एटलीस्ट आप अपने शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं प्राणायाम करके, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके। यानी ये जो हमारे प्रोसेस होते हैं प्राणायाम के या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये हमें काम में आता है हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। तो हमें हमें ही करना पड़ता है, यानी बाहर से अगर हमें ऑक्सीजन लेने की नौबत ना आए, ये अगर हमें ध्यान रखना है तो हमें प्राणायाम, ओमकार या योगा या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसकी मदद से हमारा ऑक्सीजन इंटेक बढ़े। डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए, यानी आपके शरीर का कचरा बाहर निकल जाना चाहिए। और जब ये बाहर नहीं निकलता है तो फिर ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं बीमारी के रूप में। किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो किसी का लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। यानी अलग अलग रूप से ये टॉक्सिन्स दिखाई देते हैं और वो फिर बीमारी का काम करते हैं। फिर डॉक्टर वो टॉक्सिन्स को कम करने की दवाई दे रहे, लेकिन वो टॉक्सिन कहाँ से आ रहे हैं, या तो वो जो अवयव जिम्मेदार है उसके लिए, तो वो जिम्मेदार अवयव की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो प्लांट स्टेम सेल्स जो है उसका न्यूट्रिशन, यानी जो 5 पिलर्स आपकी सेहत के लिए बताए गए सेल्यूलर हेल्थ के लिए, जिसमें एक है हेल्दी वाटर, दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा डिटॉक्सिफिकेशन और पांचवा प्लांट स्टेम सेल्स। अगर ये पांच, अगर आपके पिलर्स अगर सही है तो आप हेल्दी है या आप हेल्दी रह सकते हैं। अभी जो लोग ये प्लांट स्टेम सेल इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं या क्या क्या वो लोग महसूस करते हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण, उनको एनर्जी लेवल बढ़ता है, यानी उनको थकावट कम हो जाती है, उनको लिथार्जीनेस कम हो जाता है, तो उनकी एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी उनको दिखाई देती है, महसूस होती है। उनका स्किन का अपीयरेंस सुधरता है, यानी स्किन का ग्लो बढ़ता है, स्किन का टाइटनिंग बढ़ता है, उनकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, वाइटलिटी बढ़ती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। उनका रिकवरी पीरियड फास्ट हो जाता है, यानी दूसरे लोग, यानी जो बीमारी 7 दिन में ठीक होनी चाहिए वो 3 दिन में ठीक हो जाती है। जैसे बुखार आया तो कुछ लोगों को 8-15 दिन तक वीकनेस चलती है, इम्यूनिटी लो है तो। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी ठीक है तो उनको 2-3 दिन में रिकवरी महसूस होने लगती है। तो ये हमारी रिकवरी पीरियड डिपेंड होती है हमारी अंदरूनी ताकत के ऊपर। अगर अंदरूनी ताकत अच्छी है, रिकवरी फास्ट होती है, अंदरूनी ताकत कमजोर है तो हमारी रिकवरी डिलेड होती है। उसके अलावा आपको अंदर से ही आपको एनर्जेटिक फील होता है, यंगनेस महसूस होती है, यानी आपका, आप अपने आप को ज्यादा तरोताजा और जवान महसूस करते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी लेवल बढ़ गया, स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो आप में उत्साह बढ़ता है, आपकी एक्टिविटी करने की क्षमता बढ़ती है, आपका काम करने की क्षमता बढ़ती है और आपको सारी चीजें अच्छी लगने लगती है। लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ करना नहीं है, कोई चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है, ना खाने में मजा आता है, ना कोई एक्टिविटी में मजा आता है, क्योंकि अंदर से ही हमारे शरीर को ठीक नहीं महसूस हो रहा है। तो बीमारी की वजह से आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे आप फ्रेश हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी डे टू डे लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ में इंप्रूवमेंट होने लगता है। तो अगर सयाना इंसान ने क्या करना चाहिए, आप देखो तो मॉडर्न जो सिस्टम है मेडिकल मेडिसिन की, ये डिसीज मैनेजमेंट सिस्टम है। हालांकि नाम दिया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर क्या होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन आप कोई भी हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाओ कि मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है,
और मुझे तकलीफ ना हो उसके लिए मुझे क्या करना है। तो बोला नहीं, तकलीफ नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ तकलीफ है तो हमारे पास आइए, हम दवाई देंगे, हम लेबोरेटरी रिपोर्ट निकालेंगे, चेकिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप हेल्दी हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है, बस आपका रूटीन लाइफ है वैसा जीते जाइए। यानी हेल्दी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, जबकि वो बोला जाता है हेल्थ केयर, लेकिन वास्तव में वो डिसीज मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके लिए जब तक आप दवाई लेते हैं, आपका बीपी नॉर्मल है, दवाई लेते हैं तो शुगर नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, तो ये सारी चीजें नॉर्मल कब तक है? जब तक आप दवाई लेते हैं। आप 4-6 दिन दवाई बंद कर दो, उसके बाद आपका बीपी देखो बढ़ा हुआ रहेगा, शुगर बढ़ा हुआ, थायराइड डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगेगा। तो ये डिसीज मैनेजमेंट सिस्टम से अगर आपको क्योर की ओर जाना है विदाउट मेडिकेशंस, या बीमारी को रिवर्स करना है या बीमारी को ठीक करना है, तो उसके लिए आपको सेल्यूलर वेलनेस का पता होना जरूरी है। और इसके लिए आपको जो अभी हम आजकल मतलब डॉक्टर जो है वो सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, सर दर्द हुआ तो सर दर्द की गोली, एसिडिटी हो गया तो एसिडिटी की गोली, पेट साफ नहीं होता है तो उसकी गोली, भूख नहीं लगता है तो उसकी गोली, नींद नहीं आती है तो उसकी गोली। लेकिन ये क्यों हो रहा है उसके ऊपर कोई इलाज नहीं किया जाता। तो अगर आप सेल्यूलर वेलनेस करेंगे या सेल्यूलर रिपेयर करेंगे, तो ये आपके सेल को न्यूट्रिशन भी देगा, सेल्स को रिपेयर भी करेगा, सेल्स की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, और सेल्स का फंक्शन भी इम्प्रूव करेगा। तो ये बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए, और आप हेल्दी लाइफ लंबे अरसे तक जियो, क्योंकि हमारा शरीर जो है कुदरती रूप से 120 साल तक हेल्दी रहने के लिए बनाया गया है। लेकिन पोल्यूशन, केमिकल, लाइफस्टाइल, दवाइयाँ, इन सब की वजह से हमारा लाइफ स्पेन कम हो गया है। मे बी लाइफ स्पेन एक्सटेंड हुआ है, 60 साल से 80 साल हुआ है, लेकिन 60 से 80 के बाकी के 20 साल जो है वो दवाइयों के ऊपर ही चलते हैं। आपने देखा होगा कई साल लोगों की दवाइयाँ ही चलती रहती है। और आजकल तो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं मुझे तो 25 साल से ब्लड प्रेशर है, 25 साल से डायबिटीज, यानी 25 साल से दवाई लेते रहे, यानी केवल लाइफ उनकी दवाइयों के सहारे चल रही है। वैसा नहीं रहना चाहिए। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे दादा परदादा, वो 70-80 साल तक एकदम हेल्दी लाइफ जीते थे, और खेतों में काम करते थे, 80-80 साल तक वो घूमते फिरते थे, और कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आजकल अगर हम देखो किसी का भी आप डेथ के बारे में पूछो कि कभी मतलब किसी का डेथ हुआ तो क्या हुआ था, या तो अचानक से हार्ट अटैक आया, या अचानक कोई बीमारी आ गई, या तो फिर आप तो देखेंगे कि वो कई सालों से हॉस्पिटल में एडमिट था, कई सालों से दवाइयाँ ले रहा था, बिस्तर पे था। ऐसे ही किस्से सुनाई देते हैं आपको ज्यादा। और सडन डेथ के किस्से किस में सुनाई देते हैं? यंग एज में। वो 40-45 साल का इंसान अचानक से हार्ट अटैक से चला गया। लेकिन 70-80 साल वाले जो है वो कई सालों तक, 10-15-20 सालों से उनकी दवाइयाँ चालू है, यानी दवाइयों के सहारे वो जी रहे हैं। तो इसको हेल्दी लाइफ नहीं कहते। लॉन्ग लाइफ का मतलब क्या होता है? केवल दवाइयों के सहारे एक्सटेंड करना नहीं, बिना दवाइयों के हेल्दी लाइफ जीना, ये उसका महत्वपूर्ण फैक्टर है जो जरूरी है। अभी मैं आपको ना प्लांट न्यूट्रिशन से जो जो रिजल्ट मिले हैं वो कुछ शेयर करता हूँ, आप वो जरूर से देखिएगा कि प्लांट स्टेम सेल्स कौन सी बीमारियों में काम में आए हैं। ये तो मैं केवल जो दिखा सकते हैं वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स। अभी जैसे ये जो केस है, ये थायराइड का केस है। तो थायराइड फंक्शन बराबर नहीं था, तो ये प्लांट स्टेम सेल्स की मदद से उसके बाद थायराइड फंक्शन ठीक होने लगा। ये स्किन प्रॉब्लम है, तो पहले स्किन का प्रॉब्लम ज्यादा था। एक ही महीने में ये स्किन के प्रॉब्लम में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर एक महीने में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अगर ये 3 से 6 महीने लेंगे तो कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये जो केस है ये डोंबिवली का ही एक केस है मेरे पेशेंट का। आप देख सकते हैं उसका जख्म जो है वो पैरों में कितना ज्यादा गहरा जख्म है, इन्फेक्शन हो गया। ये पेशेंट को 2 दिन में 1 लीटर पस निकलता है। ये इतना खराब कंडीशन था 1 महीने पहले। और प्लांट स्टेम सेल के बाद में ये 20 दिन में देखो ये कितना वुंड हेल्दी, ये रेडिशनेस है वो हेल्दी वुंड दिखा रहा है। आप देख रहे हैं वो सारे खड्डे भर गए। ये जो खड्डे आपको दिखाई दे रहे हैं, कई सारे लोगों को तो ये वुंड देखने को भी नहीं होता है। लेकिन ये आपको जानकारी के लिए कि केवल 20 दिन के प्लांट स्टेम सेल की मदद से ये जख्म भरने लगा। ये जो पेशेंट है इसका किडनी का प्रॉब्लम था, और इसका किडनी के फंक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ। ये आप देख सकते हैं 38 ईयर्स का मेल पर्सन जिसको बाल झड़ रहे थे, तो प्लांट स्टेम सेल्स की मदद से 3 साल में उसको ये इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है।
ये स्किन का प्रॉब्लम है, ये कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस जिसको हम कहते हैं। तो केवल 21 डेज में उसको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं दोनों पैर में कितना अंतर है। ये ऊपर वाला जो है वो ट्रीटमेंट के पहले वाला, और ये ट्रीटमेंट 20 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में ये इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। वैसे ही ये हाथ में है, आप देख सकते हैं एक्जिमा है, और ये हाथ एकदम क्लीन। ये 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद का रिजल्ट है। उसी प्रकार से ये वाइट स्किन का प्रॉब्लम है, और ये वाइट स्किन में आप देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। जो पहले कितना ज़्यादा था, वो पैच कितना कम हो गया। यानी एक ही प्रोडक्ट है लेकिन मल्टीपल यूज है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये स्किन का प्रॉब्लम, ये इतना सीवियर प्रॉब्लम था, 3 महीने के अंदर इसमें ये इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। सोरियासिस पेशेंट, ये कैंसर पेशेंट जिसका माउथ सर्जरी हुआ था, उसका वुंड हील नहीं हो रहा था, तो ये स्टेम सेल्स की मदद से बाद में फिर उसका वुंड हील हुआ। ये भी नॉन हीलिंग वुंड है। आपको लगेगा कि स्किन के पेशेंट को ज्यादा ठीक हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्किन के पेशेंट जो होते हैं उसके फोटोग्राफ देख करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन बाकी के बीमारियों में तो हमें केवल रिपोर्ट्स के आधार पर ही जाना पड़ेगा। जैसे अगर बीपी में कम ज्यादा होता है, शुगर में कम ज्यादा होता है, तो वो दिखाई नहीं देगा, वो रिपोर्ट्स हमें रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दिखाने के लिए हम लोग स्किन के रिजल्ट्स दिखाते हैं, लेकिन ये सभी के लिए काम में आता है। आप देख सकते हैं कि ये जख्म, मतलब पैर कैसा खराब हो गया था, और ट्रीटमेंट के बाद में कितना इम्प्रूवमेंट होकर के वो वुंड उसका कैसे ठीक हुआ। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कि आप प्लांट स्टेम सेल्स जो हैं, ये अगर नर्व खराब है तो नर्व को काम करेंगे। अगर ये किसी का, अगर समझो इंटेस्टाइन में गड़बड़ है, तो इंटेस्टाइन के सेल्स को रिपेयर करेंगे। लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर को ठीक करेंगे। हार्ट मसल्स में प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए काम में आएंगे। स्केलेटल मसल्स में तकलीफ है तो उसके लिए, यानी जो भी ऑर्गन में तकलीफ है, या जो ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता, जैसे ब्रेन सेल्स हैं, लिवर सेल्स है, इंटेस्टाइन के हैं, किडनी के हैं, हार्ट के हैं, तो वो सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। यानी ये केवल स्किन के ऊपर काम नहीं करता, ये डायबिटीज के ऊपर भी काम करेगा, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर भी काम करेगा, ये हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी काम करेगा, ये किडनी प्रॉब्लम के लिए भी काम करेगा, ये लीवर प्रॉब्लम के लिए भी काम करेगा। यानी ये एक ही प्रोडक्ट है लेकिन इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ वो क्या है। फिर जिन लोगों को भी उसके बारे में और जानकारी चाहिए वो मुझे बाद में पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। ये प्लांट स्टेम सेल पाउडर है, सेचे के स्वरूप में होता है। इसके सेचे हमें जबान के नीचे एम्प्टी स्टमक पर रखना होता है, सुबह में एक ही बार खाली पेट पे लेना है। और मैं एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बताऊं, यानी एक बात आपको पता चलेगी। ये देखिए, ये एक्टिव प्लांट स्टेम सेल्स हैं। ये जो सेचेट्स के स्वरूप में होता है, ये सेचे आपको सुबह में खाली पेट पे ब्रश किए बिना ये आपको जबान के नीचे रखना होता है। ये 5-10 मिनट में पिघल जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद में आपको पानी पीना है, और आधे घंटे के बाद में आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। अब ये कौन सी 3 चीजों में बना हुआ है ये मैं बता देता हूँ। अभी तक मुख्य रूप से 2 प्लांट स्टेम सेल यूज होते थे। ये 1990 में प्लांट स्टेम सेल का आविष्कार हुआ। डॉक्टर फ्रेड जूली ने इसका आविष्कार किया, जिसमें 2 प्लांट स्टेम सेल उन्होंने बताए। एक ग्रीन एप्पल और दूसरा रेड ग्रेप सीड, यानी लाल कलर की जो अंगूर होती है उसके जो बीज होते हैं। तो ये स्टेम सेल्स जो हैं, ये क्या काम करते हैं, ये रीग्रोथ का काम करते हैं। जो स्टेम सेल्स का मुख्य काम क्या है, रीग्रोथ करना, रिपेयर करना, रीग्रोथ करना। तो उन्होंने वो 2 प्लांट स्टेम सेल फाइंड आउट किए, और उसके प्रोडक्ट अभी तक सब लोगों को मिल रहे थे। तो ये डबल स्टेम सेल यूज होते थे, ग्रीन एप्पल और रेड ग्रेप सीड। उसके बाद में कुछ साल के बाद, अभी कुछ सालों पहले इंडिया के डॉक्टर अर्जुन मीर हैं,
जिन्होंने थर्ड प्लांट स्टेम सेल का आविष्कार किया, जो कैक्टस फ्रूट होता है, जिसको जैसे एलोवेरा होता है वैसा ये जो कांटे वाला जो पौधा होता है उसके ऊपर का जो फ्रूट है, कैक्टस फ्रूट जिसको हम कहते हैं, उसके स्टेम सेल्स का आविष्कार किया। तो ये प्रोडक्ट में ये ट्रिपल स्टेम सेल्स है, यानी 3 स्टेम सेल उसका सपोर्ट बढ़ाने के लिए, फिर दूसरे फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है, लेकिन बेसिकली ये ट्रिपल स्टेम सेल है जो कि दुनिया में पहली बार है। अभी तक डबल स्टेम सेल्स यूज होते थे, ये तीनों भी स्टेम सेल इसमें यूज होते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है, स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट है। ये जबान के नीचे पाउडर रख दिया, 5-10 मिनट के बाद में वो पिघल जाता है। उसके बाद में आपको पानी पीना है ज्यादा, और उसके बाद में आप चाय नाश्ता कर सकते हैं आधे घंटे के बाद में। तो ये दिन में एक ही बार लेना होता है। अभी इसकी कार्यक्षमता या इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए उसके साथ में आपको मल्टीबेरी कैप्सूल्स दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कई सारी बेरीज है, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ऐसी अलग अलग किस्म की जो बेरीज होती है, यानी फ्रूट का ही एक्सट्रैक्ट है वो। इसकी कैप्सूल है ये दिन में 2 बार लेनी होती है, 1 आवर प्रायर और आफ्टर फूड। इसका काम क्या है? ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। लेकिन इसका मुख्य काम है इसका जो प्लांट स्टेम सेल है इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का। यानी कई बार क्या होता है कि हम लोग दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन वो 100% एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, 60-70% एब्जॉर्ब हो रही है, बाकी की ऐसी जा रही है। तो नतीजा क्या होता है? जहां पे आपको 2 गोली खानी पड़ती थी, वहां पे 3 गोली खानी पड़ती है, तभी 2 गोली का फायदा होता है, क्योंकि एब्जॉर्ब 60 या 70 टक्के ही हो रहा है। तो इसके लिए भी दवाई का डोज ज्यादा दिया जाता है, ताकि 100% बेनिफिट लेना है तो डोज थोड़ा बढ़ा के देना पड़ता है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, उसके लिए ये मल्टीबेरी कैप्सूल से, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करे और एक ही सेचेट में काम हो जाए। क्योंकि कई सारे कंपनियां जो हैं वो 2-2 सेचेट लेने के लिए कहते हैं दिन में 2 बार, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो ये जो चीजें हैं ये एब्जॉर्ब बढ़ाने के लिए मल्टीबेरी कैप्सूल से। तो इस तरीके से इसमें प्लांट स्टेम सेल और मल्टीबेरी कैप्सूल ये दोनों भी है इसमें। अ, जिनको भी किसी को कुछ क्वेरीज हो या कुछ सवाल हो तो वो जब पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको पहले जो चीज बता रहा हूँ वो आप पहले देख लीजिए बराबर से। अभी वैसे अपना सेशन अपना खत्म होने को आया है। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट फार्मेसी कौन सी है? नेचर। आप देखेंगे जो भी पेड़ पौधे जंगल झाड़ियां हैं, ये सबसे बड़ी फार्मेसी है। इसमें सारे महत्वपूर्ण दवाइयां छुपी हुई है, जड़ी बूटियां छुपी हुई है। और आजकल हम लोग वो पेड़ों को ही कट करते जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन ये सबसे बड़ी फार्मेसी है, और हमारा सारा इलाज आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आयुर्वेद 5,000 साल से पुराना शास्त्र है, वो ये जड़ी बूटी और वनस्पति के आधार पर ही टिका हुआ है। तो ये हमारे अ, सबसे बड़ी फार्मेसी हमारा नेचर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग दवाइयों के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि उसका मार्केटिंग इस तरीके से होता है कि गोली खाइए काम पर चलिए, और इस तरीके से उसका प्रमोशन हो रहा है। लोग भी कई बार बिना पूछे डॉक्टर को दवाइयाँ ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से, कई दिनों तक पेन किलर्स और दवाइयाँ खाते रहते हैं। बाद में जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, वो दवाइयों की वजह से जब भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बाद डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन तब तक ऑलरेडी काफी लेट हो चुका होता है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप जितना भी नेचुरल प्रोसेस से काम करेंगे, जैसे आप पानी में चेंजेस लाओ, जैसे अल्कलाइन वाटर है, हाइड्रोजन वाटर है, सेल्यूलर न्यूट्रिशन है। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स होती हैं जो बिना दवाइयों के, जैसे एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा या ऐसी पद्धतियां हैं। इन सब का अगर इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा आप योगा, एक्सरसाइज, सनलाइट, इन सब चीजों का अगर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। क्योंकि पहले के लोग 70-80 साल पे जीते थे, लेकिन दवाई गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इन्हीं सब तरीकों की वजह से। और आजकल हम लोग अपनी ओर से कुछ नहीं करते, सब डॉक्टर के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं, दवाइयों के ऊपर आधारित रहते हैं, और जिसकी वजह से जिंदगी भर हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो ये जो एक्टिव स्टेम सेल्स हैं, ये आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपके सेल्स को रिपेयर करता है, हील करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको किसी को भी अपने प्रॉब्लम्स के लिए एक 1-to-1 एक क्वेरी अगर कुछ भी हो, या कुछ आप फोन पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
और मैं यही नंबर में टाइप करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये दोनों नंबर आपके पास रहे, तो जिनको भी अपने प्रॉब्लम्स के लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ इश्यूज के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो या उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन लेना हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी किया जा सकता है। और प्रोडक्ट के बारे में भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए या ओवरऑल हेल्थ के बारे में, जैसे अभी मेरा कल से सेल्फ हीलिंग जर्नी का ऑनलाइन 1 मंथ का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें एवरी अल्टरनेट डे यानी मंडे वेनेसडे फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन 9:30 से 9:45 से 10:30 बजे तक का ऑनलाइन सेशन रहेगा, जिसमें मैं कुछ चीजें एक्यूप्रेशर के, मर्म चिकित्सा के सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस तरीके से रूटीन में आप ये सब चीजों का इस्तेमाल करके कैसे हेल्दी रह सकते हैं और अपने खुद के डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, ये उसका वर्कशॉप, मतलब उसका एक 1 मंथ का कोर्स रहेगा। फिर जिसको आगे बढ़ने की इच्छा है तो फिर वो 3 महीने के सेशन जोड़ सकता है, 6 महीने के लिए आगे बढ़ सकता है। वो उसके इंटरेस्ट के ऊपर है, उसके अनुभव के ऊपर है। लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमें कम से कम दवाइयों से हेल्थ को मेंटेन रखना है, दवाइयों से और बीमारियों से छुटकारा चाहिए, तो डेफिनेटली सेल्फ हीलिंग जर्नी ज्वाइन कर सकता है। जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है और बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं या बीमारी की वजह से होने वाली तकलीफ, दवाइयों के जरूरत को कम करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ये प्लांट स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 3 महीना अगर इस्तेमाल करेंगे, उनके शरीर में बदलाव महसूस कर सकते हैं। फिर आगे कंटिन्यू करना नहीं करना वो सोच सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीना लेना जरूरी है ताकि अंदर के बॉडी का सर्विसिंग हो जाए, आपके अंदर के अवयव जो है वो ठीक तरीके से काम करने लायक हो जाए। तो ये आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। ये आप जो भी स्क्रीनशॉट निकाल करके आप अपने पास रख सकते हैं। और मैं चैट बॉक्स में भी आपको नंबर टाइप करता हूँ, यानी आप डायरेक्टली ये नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर अभी भी किसी को कांटेक्ट करना है। तो वो ये सेशन खत्म होने के बाद में मुझे मैसेज करें, फिर जैसे अवेलेबिलिटी होगी मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा, अभी या सुबह में जैसा भी है। तो जिनको भी जानने में इंटरेस्ट है तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आप सेव कर लीजिए, इसको डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो मेरे नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। और जिनको भी कोई हेल्थ कंडीशन है वो अपने रिपोर्ट्स वगैरह भेज करके मार्गदर्शन पा सकता है। और जिनको भी क्वेरी है वो पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी कुछ काम में आई होगी। एक अलग कंसेप्ट है जो कई सारे लोगों को पता नहीं है, इसके लिए मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो बेटर है कि मैं एक वेबिनार में इसको पूरे स्ट्रक्चर को कम, मतलब पूरे जानकारी को लोगों से शेयर करूं, ताकि उनके जो भी सवाल हो वो उसका जवाब मिल जाए। और फिर भी अगर कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डाल सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जानकारी जिसको चाहिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर चैट बॉक्स डिसेबल्ड है। आई एम ट्राइंग टू मैसेज ऑन द चैट बॉक्स बट इट ओके, इज नॉट अवेलेबल। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग। एक्चुअली आज ये मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका सेटिंग गड़बड़ हो गया है। बट श्योर आई एम डूइंग। यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। ओके मे आई नो योर नेम? सर, दिस इज शिवांगी लाल या फ्रॉम फ्रॉम कोलकाता। बोलिए ना, आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैंने आपको मैसेज कर दिया, आपका नंबर मिल गया है। आई ओके। हैव मैसेज।
ओके ओके, ठीक है, फिर हम लोग कल बात करेंगे। आपको जो भी क्वेरी देकर और कैसे डिटेल में हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये भी हम शेयर डिस्कस करेंगे कल। अगर आपका अवेलेबिलिटी आप बता देना कौन से टाइम पे आपको मैसेज श्योर करना है या कॉल करना है, राइट? श्योर सर। या तो फिर उसके बाद में आपके मैडम से भी बात करनी हो तो हम कर लेंगे, जो भी करना है, राइट? जी सर। या ओके, थैंक यू। ओवरऑल आर यू सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन व्हाट यू गॉट टुडे? यस सर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। या ओके, तो ये इंफॉर्मेटिव लगा आप लोगों को ये सेशन? जी सर, बहुत इंफॉर्मेटिव था। Yeah, थैंक and it is यू not only informative, it is useful also because we don't know the things so far. हम लोग केवल दवाइयों के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद से हम वेलनेस को मेंटेन कर सकते हैं बिना दवाइयों के, बिना केमिकल के। थैंक यू सर। या यू वेलकम। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। और आपको जो भी सवाल होंगे आप चैट बॉक्स में, मैं, आप वो ग्रुप में हैं, वो ग्रुप को भी मैं ओपन करता हूँ, आप चाहे तो ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक है? So श्योर thank सर। you everyone. Good night and take care. Stay happy, stay healthy. I hope you must have got some information, some insights about these plant stem cells and overall about health also. Okay. So what is the importance of cellular nutrition and cellular healing? ये आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम अल्कलाइन वाटर, हाइड्रोजन वाटर या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से हम लोग हमारी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद।